ज्योत्सना, वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपकी बायोलॉजी सीरीज से, जिसमें मैंने आपका एक वीडियो डाली हुई है सेल वाले चैप्टर से। वो पार्ट 1 है। आज हम उससे आगे करेंगे पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, उसकी जो डिस्कवरीज हैं उनके बारे में बताया था, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। अब उससे आगे देखते हैं सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज आती हैं सेल्स में, हम उनको 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, जो आज हम टॉपिक करेंगे दैट इज सेल के अंदर जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पढ़ेंगे हम। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म, ये जो 3 पार्ट हैं, ये जो 3 इसके सेल के पार्ट हैं, ये हर एक सेल में मिलते हैं, वेदर इट इज एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल, और इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इन तीनों को देखते हैं आज हम। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक, सेल, जैसे कि दिस इज द नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर, जिसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल की, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम जो है सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ये सबसे बाहर वाली लेयर है सेल की। ओके, सबसे बाहर वाली लेयर है, तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का। सबसे बड़ा फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का। सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये सबसे बाहर वाली लेयर है किसकी? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये बाहर है तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द डैमेज होने से। ओके, और ये जो है क्या करती है? सेपरेट करती है एनवायरनमेंट से। जो सेल के जो दूसरी सेल है, और मतलब आपस में जो सेल का एनवायरनमेंट है एक दूसरे का, उनसे एक दूसरे को अलग रखती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट फ्रॉम द अनदर सेल, मतलब एक दूसरे से जो है सेल को डिस्टिंग करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और यहाँ पे जो मेनली जो भी गैशियस एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, गैशियस एक्सचेंज मींस जो CO2 जो निकलती है और जो ये ऑक्सीजन गेन करती हैं, वो भी किसके थ्रू होता है? दैट इज थ्रू द दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज यानी कि CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंज होता है थ्रू आउट द सेल, जिस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, वो भी किसके थ्रू होता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ओके, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। जो क्या फंक्शन इसका? सबसे बड़ा फंक्शन इसका प्रोटेक्शन, गिविंग प्रोटेक्शन टू द सेल। सेकेंड क्या है कि ये एनवायरमेंट को जो है डिफरेंशिएट करती है, एक सेल को जो है दूसरी सेल से सेपरेट करने का काम करती है, उनको मिक्स नहीं होने देती। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द गैशियस एक्सचेंज। CO2 एंड O2 गैसेस का जो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, वो भी किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब यहाँ पे जो है 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। अब हम इसके बाहर वाले एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जो सेल के बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसका क्या इफेक्ट होगा सेल पे, वो हम देखेंगे। ओके, जैसे अगर हमारे पास जो है 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी तीनों सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? अगर सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, सेल के बाहर जो भी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, मतलब जो जैसे ये सेल है, इसके बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, अगर उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है, मतलब वो डाइल्यूटेड है, तो क्या होगा? वाटर जो है वो गेन कर लेगी सेल, क्योंकि अंदर कमी है वाटर की, बाहर ज्यादा है। ठीक है, मतलब डाइल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, बाहर वाटर ज्यादा है और अंदर कम है, तो सेल क्या करेगी? उस वाटर को गेन कर लेगी अपने अंदर, और क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी। ठीक है,
अब गेन करेगी तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। तो डी प्लाज्मोलिसिस सॉल्यूशन किसमें, डी प्लाज्मोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो कौन से सॉल्यूशन में होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। डी प्लाज्मोलिसिस मींस द गेनिंग ऑफ वाटर। बाहर अगर वाटर ज्यादा है, सेल के वाटर के कंपैरिजन में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ज्यादा है बाहर, तो क्या होगा, सेल जो है वाटर को गेन कर लेगा और स्वेलअप हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इससे अपोजिट होता है बिल्कुल। अगर बाहर वाटर की अमाउंट जो है वो कम है इन द कंपैरिजन टू इनसाइड ऑफ द सेल, अगर अंदर सेल के अंदर जो है ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है और बाहर जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि बाहर वाला सॉल्यूशन की में जो पानी है वो क्या है, वो लेस है, और अंदर पानी क्या है, ज्यादा है, तो इन केस क्या होगा, जो सेल का जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। पानी ज्यादा है तो सेल उसको क्या करेगी, एक्सपेल आउट करेगी, जिसकी वजह से सेल जो है अपनी शेप क्या हो जाएगी, उसकी श्रिंक हो जाएगी। अगर पानी निकला है किसी भी चीज से, जैसे बैलून में से हम पानी निकाले तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ऐसे ही सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी, जब भी आउट गोइंग मतलब एक्सपेल आउट होगा वाटर, तो क्या होगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, और इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। अब इन दो चीजों का आपने ध्यान रखना है कि डी प्लाज्मोलिसिस होती है इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड प्लाज्मोलिसिस होती है इन द केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब थर्ड आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें वाटर की अमाउंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड पे जो वाटर होगा दोनों इक्वल होगा, मतलब जितना अंदर वाटर है उतना ही सेल के बाहर होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस वाला पोर्शन। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, जैसे ये सेल है, दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, दिस इज द सेंट्रल रोल। अगर हम सेल का बोले कि सेल का में जो है सबसे मेन रोल किसका है, तो दैट इज द न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये जो है एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल्स को रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है, खुद को रेप्लिकेट करने में, डिवाइडिंग करने की कैपेबिलिटी देता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द इनहेरिटेंस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इनहेरिटेंस का मतलब है जो कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस मिलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, और वो किससे मिलते हैं, थ्रू द क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और उस डीएनए में भी जो फंक्शनल सेगमेंट है, मतलब डीएनए क्या होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर बताऊं तो आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जो एक फंक्शनल सेगमेंट होगी, मतलब जो काम करेगी, जो इस इनहेरिटेंस में अपना पार्ट लेगी, उस फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोलते हैं, फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जीन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहेरिटेंस क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डीएनए एंड प्रोटीन, और उन डीएनए में जो फंक्शनल सेगमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस का मेनली काम क्या होता है कि ये एबिलिटी देती है सेल को टू द डिवाइड, एंड क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंस होती है इन द इनहेरिटेंस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द
ऑफस्प्रिंग। ओके, अब यहाँ पे दो टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो है एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन का काम करेगी, अगर न्यूक्लियर के बाहर कोई मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्क फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, किसको, न्यूक्लियस को। ओके, अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो या तो पूर्ली डेवलप्ड होती है या फिर होती नहीं है। ठीक है, एंड यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें एक वेल प्रॉपर डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें पुअरली डेवलप्ड या फिर अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके, और एक प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। यूकैरियोट्स वाले में जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल्स जो है लार्ज होती हैं। इनमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती, और इनमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के साथ जो है ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये था न्यूक्लियस का पार्ट आपका सेल में। अब थर्ड आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने डिस्कवरीज करवाई थी। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है सेल का एक फ्लूइड, जो भी इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है वो वाला हिस्सा क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो भी फ्लूइड कंटेंट होता है सेल का, फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये था। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज, अब यहाँ पे सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेलीज आती है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे। These are the ribosomes. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं RER एंड सेकेंड होते हैं SCR. What is RER? RER is the rough endoplasmic reticulum and SCR is the smooth endoplasmic reticulum. तो RER क्या होते हैं, इनको रफ क्यों बोला गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है ये, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इनकी वजह से इनका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, RER। एंड अदर होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको SCR बोलते हैं। अब जैसे कि राइबोसोम प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। अब RER पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स, ये किसमें हेल्प करेंगे, इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे इनसाइड द सेल। ओके, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इस पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या बनाते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन्स बनाते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं इनसाइड द सेल, दैट इज द SCR। ओके, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अब ये तो फंक्शन हो गया RER का एंड SCR का। RER क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज, लिपिड एंड फैट्स आएंगे यहाँ पे, और SCR क्या बनाएगा, लिपिड और फैट्स की सिंथेसाइज करेगा। ओके, तो ये तो फंक्शन थे SCR एंड RER के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी ये प्रोटीन एंड
लिपिड्स बने हैं इनको ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो भी प्रोटीन एंड लिपिड्स बना है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद एससीआर का एक और फंक्शन आता है कि जो भी अगर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस अगर सेल में बना है तो एससीआर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो एससीआर का एक और फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो लिपिड एंड फैट को सिंथेसाइज करना, दूसरा डिटॉक्सिफाई। आरईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाने का, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेन, उसका फंक्शन क्या होता है, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, जो भी लिपिड्स प्रोटीन्स फैट्स बने हैं उनको जो है एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली में जो है ट्रांसपोर्ट करना उनको। तो ये काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये थी आपकी फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली। इसके आगे जो जितनी भी रहती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।